नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और देसी लैंग्वेज की खबर में जो मतलब एक तरह से अपनों की फीलिंग, अपनों की सोच के साथ जो खबर है, आज मैं वो आपको देने जा रहा हूं। जो बीजेपी के हार के बाद आम जनता क्या सोच रही है, जो कट्टर बीजेपी भक्त हैं और उनकी सोच की समझ मैं आपको बताने जा रहा हूं। 240 बीजेपी का आंकड़ा है। एनडीए अलावा जो गठबंधन है उसका आंकड़ा 292 या 94, 94 के आसपास है। इंडिया गठबंधन, जिसमें देश की छोटे राज्य, बड़े राज्य, सारी पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, 232 पे अटक गई हैं। वो कुछ भी करके सरकार नहीं बना सकती हैं। हाँ, जब तक इधर मतलब एनडीए के गठबंधन की कुछ पार्टियां उधर समर्थन ना दे, तब तक वो सरकार नहीं बना सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है। बट ऐसा क्या हुआ? 2014 से 2024 के बीच मोदी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कहाँ 400 पार का टारगेट था और वहाँ पे मोदी जी 240 पे अटक गए। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि उनके समर्थन में सिर्फ जो उनके गठबंधन में महाराष्ट्र का ही रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, बट बीजेपी का खुद का रिज़ल्ट तो यूपी में ख़राब हुआ है, पश्चिम बंगाल में ख़राब हुआ है, राजस्थान में ख़राब हुआ है, हरियाणा में भी नुकसान हुआ है 5 सीटों का। बट ऐसा क्या हो गया अचानक से? इस हार का जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार ठहरा जाए? प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद, या गृह मंत्री अमित शाह को, या पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को, या फिर योगी जी को, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, या फिर आरएसएस को, और या फिर बीजेपी के आईटी सेल के जो जिम्मेदारी है अमित मालवीय को? किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि कितनी बड़ी हार की जिम्मेदारी, जिसमें बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। लाखों नहीं, करोड़ों कार्यकर्ताओं का, जो बीजेपी से निस्वार्थ भाव से देश सेवा करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, जिनसे खुद से कोई लगाव नहीं है, बट वो सोशल मीडिया पे बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं। कुछ तो ऐसा है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार सबको ही है। हाँ, मैं ये भी बोलूँगा कि इसके जिम्मेदार मोदी जी ने बहुत मेहनत की है। 200 के ऊपर रैलियाँ, 80 से ज़्यादा मीडिया से कनेक्ट करके इंटरव्यू देना, रोड शो, सब कुछ किया। मैंने खुद पश्चिम बंगाल में देखा है कि उन्होंने एक दिन में 4-4 सभाएँ की हैं, और वो भी बहुत दूरी दूरी की। एक बैरकपुर में किया, फिर एक बारासात की तरफ किया, फिर आमडांगा में किए, क्या बोलते हैं उधर, हुगली की तरफ में 2 सभाएँ की थी, जो मतलब एग्जैक्ट नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बट एक दिन में 4 सभाएँ मैंने खुद, उस दिन मैं भी उस मतलब सभा का साक्षी हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। बट सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है अगर इस देखा जाए इस रिज़ल्ट का? तो मैं जो मानता हूँ, जेपी नड्डा जी। नंबर दूसरे अमित मालवीय। मैं 3 नंबर पे देता हूँ अमित शाह को। 4 नंबर में इसकी जिम्मेदारी देता हूँ योगी जी को, और 5वें में मैं दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और 6ठे में लोग हैं वो है आरएसएस। पता है, जेपी नड्डा जी ने एक सभा में ये कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ आरएसएस ने ईगो पे ले लिया, जिसका रिज़ल्ट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में नुकसान करके दिया है। ये आप बोल सकते हैं कि बीजेपी का करिश्मा नहीं, नरेंद्र मोदी का करिश्मा है कि डूबती नैया को बचा लेगा, और जिससे तीसरी सरकार बनाने की पॉसिबिलिटी है। 99% पॉसिबल है कि बन जाएगी सरकार, बट ये सिर्फ मोदी जी की देन है, नॉट बीजेपी की और ना ही उनके अध्यक्ष की। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, जो 240 पे आके बीजेपी का कांटा अटक गया है। अगर उसके नीचे जाता ना, तो बहुत बड़ा नुकसान देश को भी होता। एक एक करके समझेंगे। पहला गलती किसकी? जेपी नड्डा वर्सेस आरएसएस। आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी को नीचे से सपोर्ट देते हैं, एकदम ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी से निस्वार्थ भाव से उनके साथ रहते हैं, कोई ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगते हैं। तब जेपी नड्डा ने ऐसा क्यों कहा कि उनको भगवा से कोई मतलब ही नहीं है, आरएसएस उनकी ज़रूरत नहीं है, वो तो नीचे के कार्यकर्ता हैं। और आज सभी को पता है कि जो लास्ट का जिस दिन वोटिंग होता है उसके 1-2 दिन पहले जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वही मिजाज बनाते हैं कि क्या हो के वोट देगा, क्या जी किसको वोट दे रहे हो। ये उस दिन तय होता है 2 दिन पहले, या उस लाइन में खड़े जब वो वोट देने जा रहे हैं, उस वक्त भी बातें होती हैं आपस में जान पहचान वाले लोगों की। बट उस वक्त आरएसएस कहीं नहीं थी। अमित मालवीय जी जो सबसे बड़ी गलती की हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, आप सोशल मीडिया पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं,
फॉलोअर्स बढ़ाने से नहीं होता है, जो आपके खिलाफ नेगेटिव थॉट जनरेट कर रहा है उसको काउंटर भी करना पड़ता है। अमित मालवीय ने वो नहीं किया। बीजेपी के जो समर्थक यूट्यूबर थे उनकी लगातार रीच गिर रही थी, उनको दर्शक नहीं मिल रहे थे, सर्चिंग में नहीं आ रहे थे। इन्होंने लगातार कंप्लेन किया, अमित मालवीय से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट नो, ऐसा लग रहा था वो सब संभाल लेंगे। आपको ये नहीं पता है छोटे छोटे यूट्यूबर की ताकत, जिनके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूवर्स हैं, जिनके पास 100-150 व्यूवर्स हैं, पता है वो भी बीजेपी के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको बीजेपी बहुत कुछ नहीं दे देगी, उन्हें डायरेक्ट आके महल लैंड नहीं करवा देगी, बट एक देश प्रेम की भावना से करते हैं। वजह जानते हैं क्या है? हिंदुत्व की पार्टी है। बट ये चीज़ उनको समझ में नहीं आया, इन्होंने सोचा भी नहीं उस बारे में कि ये क्या हो रहा है। ट्विटर पे लगातार नेगेटिव थॉट ट्रेंड कर रहा है, बट बीजेपी कहीं भी नहीं है। सोशल मीडिया का कोई दायित्व तो ही नहीं था किसी के ऊपर। और जेपी नड्डा कौन सी ज़्यादा रैलियाँ की हैं? अध्यक्ष ज़्यादा रैली करता है प्रधानमंत्री से, कितनी की? 100 भी नहीं की। भाषण में वो क्रेज़ नहीं जो 1 लाख की भीड़ को संभाल ले। फिर भी चलिए, अच्छी बात है। तीसरे नंबर पे कि देवेंद्र फडणवीस वर्सेस आरएसएस वर्सेस अजीत पवार वर्सेस शिवसेना, 4-4। आपने सही किया शिवसेना तोड़ के, उन्होंने पद के लालच में बीजेपी के साथ धोखा किया, मैं ये मानता हूँ। बट अजीत पवार की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिनके ऊपर पहले से करप्शन के चार्जेस थे। पता है इस हार में आरएसएस के नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस ने काफ़ी हद तक गुजराती वर्सेस मराठी का लड़ाई छेड़ दिया महाराष्ट्र में, जिसके कारण बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। वो क्या शिक्षा देने चाहते थे, इनकी क्या मेंटली जो कंडीशन है कि भाई बीजेपी को हरा के ये आपस में बातचीत करके हो सकता था, या राज्य का जब चुनाव होता तब आप कर सकते थे कि चलो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, राज्य में 5 साल बाद फिर बन जाएगी। बट आपने केंद्र में धक्का दिया, इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा देश को। जो इतना मजबूत हुआ है ना देश, फिर से 90 के दशक में चला गया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये सरकार 2029 तक चल पाएगी, क्योंकि जो विरोध में बैठे हैं ना, ये हमेशा जोड़ तोड़ करते रहेंगे। आपका कोई भरोसे वाला पार्टनर नहीं मिला है। टीडीपी 2019 में साथ छोड़ दी थी, और नीतीश कुमार की बात ही क्या है, उनका तो नाम ही है पलटू। राजस्थान और हरियाणा, मैं काफ़ी हद तक राजस्थान और हरियाणा में नौकरी के और किसान आंदोलन को जिम्मा मानता हूँ। आर्मी का जो अग्निवीर हुआ था, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जो मुझे लगता है। क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लोग आर्मी में जाते हैं, बट हरियाणा में किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और साथ में जो सरकार के विरुद्ध जो हवाएं बनी हैं, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। जैसे ही आपके मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो 29 का 29 टारगेट लेके चल देते हैं कि मध्य प्रदेश को इस बार क्लीन स्वीप करके देना है। बट राजस्थान में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका खामियाजा राजस्थान में लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट में भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में आपका 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी 14 जीत पाई है, 8 कांग्रेस जीती है और 3 निर्दलीय जीते हैं। ये 8 सीट कांग्रेस अचानक से उठान पे आई है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसका जिम्मा लेना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे प्रचार नहीं हुआ है। जो पार्टी का प्रचार जो कार्यकर्ता करते हैं, जो 2021 के जो विधानसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ बंगाल में, उसके लिए कोई भी नेशनल लेवल का नेता आके साथ में खड़ा नहीं हुआ था। और ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पावर दिखाना चाहिए था केंद्र सरकार को, वो नहीं दिखा पाए हैं। आप इस 10 साल के कार्यकाल में देख लीजिए, कहीं भी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और आप पिछले विरोधियों के कार्यकाल को उठा कर देख लीजिए, तब पता चल जाएगा। मोदी जी सेकुलर बनने चले थे, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। यूपी की बात करते हैं, जिसको लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, खास करके फैज़ाबाद की हार को पचाया नहीं जा पा रहे। क्या आपको पता है योगी जी भी इसके थोड़े बहुत तो जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूँ उनके सेलेक्ट किए हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, चलिए मान लेता हूँ। कितने पेपर लीक हुए हैं पता है? मोदी जी पिछले 7 साल से सरकार में हैं और योगी जी 7 साल से सरकार में हैं, मोदी जी 10 सालों से। क्या उन्होंने ये चीज़ ठीक करने की कोशिश की है? मोदी जी ने सरकारी वैकेंसीज़ कितनी निकाली हैं? रेलवे में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं? कांग्रेस घोटाला करती थी, कांग्रेस बहुत कुछ करती थी, कांग्रेस ने लूटा है देश को। बट
दिखाने के लिए वैकेंसीज तो टाइम पे निकालती थी ना। मोदी सरकार ने वो नहीं किया। 2019 की निकली हुई वैकेंसी का परीक्षा 2024 में हुआ है, 2023 में हुआ है, उसकी अभी भी वैकेंसी चल रही है। ALP का फरवरी महीना में वैकेंसी निकला है रेलवे का, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ा खामियाजा पता है, अमित मालवीय की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया साइट को ठीक से IT सेल हैंडल नहीं कर पाया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। युवा खिलाफ हो गए मोदी के, जिसके कारण यूपी में ये दशा हुई है। जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने भी मोदी के विरोध में बहुत ज़्यादा प्रचार किया। जो युवा हैं उधर गए हैं। यूट्यूब ने पूरी तरह से एक जर्मन शेफर्ड है, कुत्ता बोल सकता हूँ बट जर्मन शेफर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो बैठा है जर्मनी में, और भारत के बारे में ज्ञान देता है। अरे तुझे भारत की खबर मिलती कहाँ से है बे कुत्ते? दिन भर तू भौंकता रहता है। तुझे बस भारत की बुराई के सिवा कुछ अच्छाई दिखाई नहीं देती है, या एक विरोधी मानसिकता सेट हो चुकी है? तुझे तो पता है कि भारत में कुछ विरोधी संस्थाएं हैं जो तुझे देखेंगी और तुझे यूट्यूब इंडिया से भरपूर कमाई होगी। और देश के कुछ देशद्रोही हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि देशद्रोही नहीं है, हैं कुछ जो छुपे हुए हैं, और ये वक्त आने पर ज़रूर निकलेंगे एक दिन बिल से बाहर। जिस दिन ये देश कमज़ोर होगा ना, उस दिन ये ज़रूर अपने बिल से बाहर निकलेंगे। कुछ लोग ये ज़रूर चाहते थे कि प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाकर नितिन गडकरी या कोई दूसरे को बैठाना। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है, क्योंकि मोदी जी के प्रति जो क्रेज़ है ना, वो एक अलग लेवल पे है। मोदी जी के साथ जिनका पर्सनल मीट नहीं हुआ है, जो उनको टीवी में 10 साल से दिख रहा है ना, वो भी उनके फ़ैन हैं। उनके प्रति कुछ भी है, उनके प्रति एक अलग टान है। उनके नाम पे लोग वोट देते हैं। अगर देखा जाए ना, तो बंगाल में उनके नाम पे 2021 में जितना वोट पड़ा था, लगभग उससे थोड़ा सा वोट, मैं मानता हूँ कि 1.5 लाख के करीब वोट बढ़ा है। जो 2021 में था उससे थोड़ा सा बढ़ा है, बट वो वोट तो स्टिल है ना। और तृणमूल का वोट घटा है। यही आप आ जाइए, अगर सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट परसेंट है 21.19 और बीजेपी का है 36.56, जो काफ़ी ज़्यादा है, बट सीट थोड़ी सी कंट्रोल हो गई है। मोदी जी ने और योगी जी ने अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इंजीनियरिंग पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। इन्हें लगता था कि मोदी अकेले सब कुछ संभाल लेगा। भाई, जो सांसद बने हैं वो लोगों के पास जाएंगे तब तो। बैरकपुर के सांसद, पार्टी बदल ली, फिर आपने उनको टिकट तो दे दिया, उनके नाम पे वोट भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ा है, सिर्फ 65,000 वोट से आ रहे हैं। बट आपने कभी ये देखा कि उस बेल्ट में क्या अच्छे से बीजेपी का प्रचार हुआ है? या आपने एक बार भी पता करने की कोशिश किया? बिल्कुल नहीं। मैं खुद साक्षी हूँ, मेरे घर पे बीजेपी का एक कार्यकर्ता तक नहीं आया है, बट मेरे घर से जो वोट गया है वो टोटल बीजेपी को गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी। आपने ये कभी नहीं सोचा कि ग्राउंड पे किस लेवल पे काम हो रहा है, किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मैं खुद जातिवाद के बहुत विरोध हूँ, मैं जातिवाद को नहीं मानता। यूपी में जो हुआ है, लोग बोल रहे हैं जाति पे, बट मैं ये नहीं मानता हूँ। अगर नौकरी के फॉर्म पेपर लीक नहीं होते तो ज़रूर बीजेपी और अच्छा प्रदर्शन कर पाती। और मैं खुद से मानता हूँ कि बीजेपी को कम से कम 60 से 65 सीटें यूपी में जीतनी चाहिए थी, बट बहुत जगह पे योगी जी की गलती है। मैं खुद मान रहा हूँ कि अगर उन्होंने राज्य को ठीक से हैंडल किया होता। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि केंद्र से योगी जी को फ्री हैंड नहीं दिया गया, बट वैकेंसीज निकालने पे तो उनको फ्री हैंड देना चाहिए था। और काफ़ी हद तक भाई वैकेंसी जनरेट करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। आने वाले अक्टूबर में 3 राज्यों के चुनाव हैं, फिर बिहार के हैं और दिल्ली के हैं चुनाव। और आप ये देख लीजिए 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, आपको ये देखना पड़ेगा। और अगर बीजेपी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2029 से पहले होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोकसभा चुनाव 2029 से ज़रूर पहले होगा। और उसके लिए आपको भाई वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी, आपको वैकेंसीज निकाल के दिखानी पड़ेगी कि आपने इतनी वैकेंसीज दी हैं। आपको आपने जो भी छोटा से बड़ा काम किया है, आपको उसका प्रचार करना पड़ेगा। आपको सोशल साइट्स पे पूरी तरह से अच्छे से प्रचार करना पड़ेगा। आपके सांसद जो काम किए हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड हर साल आपको लोगों के पास भेजना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी फिर दोबारा कमबैक कर पाएगी इस स्थिति में, तो मैं यही बोलूँगा कि ये अटल नहीं मोदी है, और ये अडवाणी नहीं अमित शाह है, और वो साल था 2000 पर ये साल 2029 है। क्योंकि अब तो दोबारा लोकसभा चुनाव 2029 या उससे पहले होगा, और जब भी होगा तब बहुत मजबूती के साथ होगा। विरोधी भी कम कसर नहीं छोड़ेंगे।
इस बार जब उन्होंने विरोधी नैरेटिव इतना ज़्यादा सेट कर दिया, 1 लाख रुपए देने का, हर महीना 9,500 खटाखट जो डायलॉग मार दिया। पॉसिबल है कि अगर हर एक फैमिली को आप 9,500 रुपया दे रहे हैं, आपको पता है देश के खजाने पे कितना बड़ा लोड पड़ेगा? पश्चिम बंगाल से पूछिए आके कि वो 1,000 रुपये जब महिलाओं को दे रही हैं लक्की भंडार के नाम पे, कितना बड़ा लोड पड़ा है कि इलेक्ट्रिक के रेट बढ़ा दिए गए हैं। मैं फिर से यही बोलूँगा बार बार कि मोदी जी बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी हो सके आत्ममंथन कीजिए और जिनकी गलती है उनको जल्द से जल्द हटाइए। और दूसरा, हारने के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती, एक नए अध्याय की शुरुआत होती है।